हेलो एवरीवन। तो ये देखिए एक नया वीडियो है और ये 2019 का टेस्ट पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी देखने जा रहे हैं। और उसमें भी आपको पता है कि मैं सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन को डील करती हूँ, क्योंकि और क्वेश्चन PYQ तो हैं ही जो भी हैं, बट इंटरपर्सनल स्किल मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत टफ लगता है अगर प्रैक्टिस ना की जाए। तो उस तरीके से फिर हम चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार या प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। फोर ऑप्शन यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 3, बी सेकेंड थर्ड एंड फोर, सी सेकेंड एंड थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तथा फोर। तो इन्होंने यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है, यानी कि आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तथा फोर्थ चारों ही सही है। क्यों? मानव जीवन के अस्तित्व एवं मानव विकास के लिए संचार आवश्यक है, ऑब्वियसली, है ना। दूसरों से अंतरक्रिया किए बिना कोई भी व्यक्ति, समूह एवं समाज प्रगति नहीं कर सकता। संचार जीवन को जीवंत बनाता है और संचार के महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। आज के समय में अगर ये बात ना समझे तो क्या समझे, है ना। आपको पता ही है कि संचार के बिना कितनी प्रॉब्लम होती है। नाम है ऑप्शन ए जन संप्रेषण, बी द्विक संप्रेषण, सी त्रियात्मक संप्रेषण, या डी अनुज्ञात्मक संप्रेषण। देखिए द्विक संप्रेषण आपने इसके पहले जो 2022 का हमने क्वेश्चन डील किया उसको आपने देखा है, उसमें ये ऑप्शन आया था। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको रिपीट दिखेगी और आपको कुछ कुछ आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो ये द्विक संप्रेषण पहले ही आपने देख लिया, इसके पहले क्वेश्चन में भी आया, तो अब ये देखिए दूसरी बार मतलब 2021 में भी है। तो इस तरीके से जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं ना तो क्वेश्चन हमारी पकड़ में आने लगते हैं। अब इसका हम जो एक्सप्लेन पोर्शन वो ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण वह संचार प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संचारक द्वारा प्रेषित संवाद प्रापक तक या जो भी प्राप्तकर्ता होता है ना, सीधे पहुँचाया जाता है। अन्य शब्दों में व्यक्ति अपने विचारों, मतों, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक संचारित करता है या दूसरा व्यक्ति सीधे संचारक के विचारों को ग्रहण करता है। जैसे हमने किसी को कोई मैसेज किया, हमने उसमें अपनी बात लिखी, अपनी भावनाएं लिखी, तो जो कोई प्राप्त करेगा उसको डायरेक्ट हमने अपने विचारों को मतलब उसके मैसेज को अगर हमने प्राप्त किया या ग्रहण किया तो विचारों को भी तो ग्रहण कर लिया। हालांकि ये भाषा इस तरीके से है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, मैंने पहले भी बताया था, बट बात तो सही कह रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का संचार अंतर्व्यक्तित्व संचार कहलाता है और अंतर्व्यक्तित्व संचार को प्रायः द्विक संप्रेषण यानी कि डायडिक कम्युनिकेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन के अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण में स्रोत भ्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं। ऑप्शन ए दूसरे व्यक्ति के द्वारा, बी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, सी तीसरे पक्ष के द्वारा, या डी तटस्थ पक्ष के द्वारा। ठीक है, आंसर इन्होंने कहा है कि जो अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण में स्रोत भ्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। कैसे, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण का तात्पर्य उस संप्रेषण से है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब कई व्यक्तियों के माध्यम से कई पर्सन होते हैं जो एक संप्रेषण परक संबंध स्थापित करते हैं। अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण के अनेक प्रकारों में मुखोन्मुख या मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, साक्षात्कार एवं लघु समूह परिचर्चा आते हैं। अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण में स्रोत भ्रामक के प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि गेट टुगेदर करना है, गैदरिंग हो गई है ना, तो उसमें बातें होती हैं, उसके बारे में इन्होंने बोला कि यह तो लघु समूह, बहुत बड़ी पार्टी या फंक्शन नहीं होकर के छोटा सा। लोग बोलते हैं ना कि फैमिली मेम्बर को बुलाया है, केवल मेन लोगों को बुलाया, वो भाषा यहाँ पर शुद्ध उसमें बताई गई, इसलिए थोड़ी सी अजीब लग रही है ना। आई होप चीज़ों को आप समझ रहे हैं और क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रंग विद्या, बी एक रंग अनुसूची, सी बहुरंग अनुसूची, या डी रंग विज्ञान। देखिए रंग विद्या, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है और थोड़ा सा इंस्टेंट भी कह रहा था कि ऑप्शन ए ही सही होगा।
एक्सप्लेन में क्या बताया इन्होंने, रंगों से संप्रेषण के लिए रंग विद्या यानी कि क्रोमैटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रोमैटिक शब्द भी कई बार सुना होगा। विशिष्ट छात्रों के लिए अध्यापन के लिए रंगों द्वारा संप्रेषण विशेष स्थान रखता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, तो रंग विद्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। प्रभावी मतलब इम्प्रेसिव, है ना। तो ऑप्शन है अंतर्व्यक्तित्व पुनर्रचना, बी अंतर्व्यक्तित्व द्वैतवाद, सी अंतर्व्यक्तित्व दक्षता, या डी अंतर्व्यक्तित्व सहजता। ऑप्शन सी इन्होंने दिया है कि अंतर्व्यक्तित्व दक्षता यानी कि किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण को। अब इन्होंने जो एक्सप्लेन पोर्शन में बताया है वही बता दिया है कि दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता अंतर्व्यक्तित्व दक्षता कहलाती है। तो इसलिए आपका विकल्प सी सही है। इतने यूट्यूबर में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सॉरी यूट्यूबर ना सही, मतलब बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं, पर ज़्यादातर सबको मैं देखती हूँ कि घटना चक्र से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके आपको बताते हुए ऐसे ही चले जाते कि ये आया है, आपको ये देखना चाहिए, इसकी PDF ले लो। मैं पढ़ के कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत हेल्प हो जाए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको हेल्प करें। मैं क्वेश्चन को बहुत बार बारीक से बताती हूँ कि देखिए इस तरीके को क्वेश्चन पहले आया था, अभी फिर इस साल में मैं बता रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत हेल्प हो रही होगी। तो प्लीज़ कमेंट में इतना तो बताइएगा आप में से जिसको भी हेल्प हो रही है कि क्या वाकई में आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बस ऐसे ही टाइम पास है ना। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। काफ़ी अच्छे खासी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसको आप स्किप करें, और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को क्या है कि मैं भी एक बार और आपके साथ देख लूँगी। तो आई होप आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप डैश। ऑप्शन है अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकता, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि वे आपको दिशा प्रदान करें। और आगे देखते हैं। ऑप्शन सी अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेते हैं। डी मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही है। ऑप्शन ए इन्होंने माना है कि जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। तो सही है, ज़्यादातर लोग तो करते ही हैं, है ना। अतः विकल्प आपका ए जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है। ऑप्शन ए लोचशीलता, बी अमूर्तता, सी विस्थापन, या डी संदर्भ। देखिए अंतर्व्यक्तित्व संचार सामाजिक संबंधों को कायम रखने वाली धुरी है। अंतर्व्यक्तित्व संचार कौशल को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए सहायक तत्व इस प्रकार हैं: स्व रहस्योद्घाटन यानी सेल्फ डिस्क्लोजर, भाव विभक्ति, सेंस स्टेटमेंट, आत्म दृढ़ता, सेल्फ असर्टिवनेस, है ना, स्पष्टता, क्लैरिटी, संदर्भ एवं समय, कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम। संदर्भ से तात्पर्य समकालीन विषय में व्यक्त किए गए अर्थ से है, क्योंकि संदर्भ बदलने से अर्थ बदल जाता है। कहने का तात्पर्य कि संदर्भ एवं समय को ध्यान में रखते हुए संचारक को संवाद का संचारण करना चाहिए। समस्त अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व संदर्भ ही होता है। अतः विकल्प डी इन्होंने यहाँ पर सही बताया है। ठीक है। देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन है कि संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व है, तो पहले तो लगता है कि अमूर्तता, विस्थापन, लेकिन देखिए संदर्भ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। संदर्भ किसी चीज़ का क्या है उसी हिसाब से आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। ऑप्शन ए चरम संशक्तिशीलता, बी लक्ष्य के प्रति समर्पण, सी ईमानदारी तथा विश्वसनीयता, डी प्रभावी प्रशिक्षण तथा अनुभव। आंसर इन्होंने दिया है, ये कह रहे हैं कि चरम संशक्तिशीलता। पहले पूछा गया कि समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकती है। तो कोई चीज़ जब एक्सट्रीम होती है तो नुकसान तो करती है ना। तो चरम संशक्तिशीलता यानी कि ए ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन पोर्शन है तो देखते हैं। तो यह बताया कि किसी भी व्यक्ति या प्रशासक के समक्ष विद्यमान समस्या के समाधान हेतु विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव निर्णयन कहलाता है। ठीक है।
और लक्ष्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी तथा विश्वसनीयता एवं प्रभावी प्रशिक्षण तथा अनुभव निर्णय निर्माण में सहायक होते हैं। ये भी सही है। जबकि चरम संशक्ति से वही एक्सट्रीम कोहेसिवनेस है ना, एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ होती है तो वो निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब जब इस तरीके से हम पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा एथिक्स टाइप की भाषा लग रही होगी, है ना, तो तब जाके हमें थोड़ा सा आइडिया होता है। अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कोई आइडिया नहीं होगा। फिर हमें चारों ऑप्शन में लगता है कि गेस वर्क में हम सोचते हैं कि ए भी सही है, बी हो सकता है, नहीं सी हो सकता है, नहीं डी तो एब्सोल्यूट हो सकता है, ऐसे आते हैं ख्याल मन में, है ना। प्रैक्टिस से ऐसे ख्याल नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, बी उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता, सी गुप्तता, असंवादिता, छल, डी विषमता, असंवादिता या विपथन। तो ऑप्शन ए इन्होंने बताया कि सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। क्यों, उसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन सानिध्य यानी कि प्रॉक्सिमिटी, उपयोगिता यूटिलिटी तथा अकेलापन लोनलेस आदि कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो उस हिसाब से विकल्प आपका ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निर्णय क्षमता का सार है। ऑप्शन है समस्या समाधान, बी विकल्पों के मध्य चयन करना, सी वैकल्पिक क्रियाविधि को विकसित करना या डी अनुश्रवण। ऑप्शन इन्होंने बताया कि विकल्पों के मध्य चयन करना। ठीक है। निर्णय क्षमता यानी कोई कितना बेहतर निर्णय करता है, उसका सार क्या है। तो ऑब्वियसली है कि विकल्पों के मध्य, अगर उसके पास 2 विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं, अब उसमें से वो क्या सबसे बेस्ट समझ के करता है या क्या उसके लिए बेटर हो सकता है, उसको बोलते हैं विकल्पों के मध्य चयन, है ना। 2 विकल्पों के मध्य एक विकल्प का चयन करना, 3 के मध्य एक का करना, 4 के मध्य जैसे विकल्प हैं या एक ही है तो क्या वो भी सही है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पर दिया है। चलो देख लेते हैं कि इन्होंने एक्सप्लेन पोर्शन में क्या बताया है। देखिए, इन्होंने बताया है कि प्रशासन में निर्णयन एक दैनंदिन गतिविधि तथा एक प्रक्रिया के मध्य में निरंतर चलने वाला स्वाभाविक कार्य है। प्रसिद्ध विद्वान हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। ठीक है। ऑप्शन है आसूचना क्रिया, बी प्रारूप क्रिया, सी विकल्प चयन क्रिया। तो स्पष्ट है कि विकल्पों के मध्य चयन करना निर्णय क्षमता का सार है। ठीक है। आई होप के क्वेश्चन बहुत सही है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन सही ना भी हों पर हमें तो एग्ज़ाम निकालना है और पास करना है। ठीक है। हमारे मन का हर कुछ हो नहीं सकता और हर किसी के मन का हम कर नहीं सकते, तो हमको वही करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। मैं तो इतना समझती हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं कि कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। ऑप्शन है प्रोक्सेमिक्स के रूप में, बी काइनेसिक्स के रूप में, सी पैरा लैंग्वेज के रूप में या डी क्रोनेमिक्स के रूप में। अब ये अलग तरीके का एकदम नया क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसा ही तरीके का क्वेश्चन अभी 3 सालों में हम लोगों ने 2023 और 2022 और 2021 हाँ, हम लोग 3 सालों के क्वेश्चन डील कर चुके हैं, जिसमें से इस तरीके का अभी नहीं सुना है, मतलब नहीं पढ़ा है ना। आंसर इसका इन्होंने कहा है कि अध्ययन जाना जाता है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। ऑप्शन है आपका आंसर जो है वो है क्रोनेमिक्स के रूप में। क्यों, इसको देख लेते हैं। देखिए, कालिक संप्रेषण का अध्ययन क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। क्रोनेमिक्स अशाब्दिक संचार की ही एक उपश्रेणी है। इस प्रकार विकल्प आपका जो डी है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। ऑप्शन ए उपयोगिता का आकलन, बी प्रतिनिधित्वमकता, सी उपलब्धता या डी अभियोजन। आंसर इन्होंने बताया कि उपयोगिता का आकलन। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है, तो क्या नियम नहीं है, वो है उपयोगिता का आकलन। अब थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेन पोर्शन देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उपयोगिता का आकलन असाइनिंग यूटिलिटी किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है, तो अतः विकल्प आपका ए सही है। ठीक है। उपयोगिता का आकलन किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें अस्पष्टता
अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक शैली, बी संप्रत्यात्मक शैली, सी निर्देशात्मक शैली, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है निर्देशात्मक शैली। तो निर्देश दे दिया, इसके लिए इन्होंने बोला कि सहनशीलता पाई जाती है, निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। क्यों? देखिए, इन्होंने बताया है कि जिन निर्णयकर्ताओं में अनेकार्थी एम्बिगिटी शब्दों या प्रकरणों को अथवा उलझी हुई परिस्थितियों को सहने की क्षमता कम होती है तथा जो तार्किकता को पसंद करते हैं, कम से कम सूचनाओं से निर्णय लेते हैं तथा कुछ ही विकल्पों का सहारा लेते हैं, वे निर्देशात्मक शैली के निर्णयकर्ता होते हैं। निर्देशात्मक निर्णय शैली अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि। ऑप्शन ए कभी इरादतन नहीं होती, बी सदैव इरादतन होती है, सी शायद ही कभी लाभदायक होती है, या डी कभी कभी गैर इरादतन होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि, तो आंसर है कभी कभी गैर इरादतन होती है। ठीक है, एक्सप्लेन पोर्शन में भी वही दिया इन्होंने जो आंसर में बताया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जटिल प्रक्रियाओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए केंद्रीकृत नेटवर्क में, बी प्रतिबंधित नेटवर्क में, सी समस्यानुमुख नेटवर्क में, या डी विकेंद्रित नेटवर्क में। इन्होंने आंसर दिया विकेंद्रित नेटवर्क में। समूह की बात हो रही है और विकेंद्रित नेटवर्क में। क्यों? देखिए, विकेंद्रीकृत नेटवर्क में जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है। ऑप्शन ए नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा। सी सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक। डी व्यक्तिगत कथन, नज़र मिलाना और सरल वर्णन। आंसर यहाँ पर दिया कि प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है, नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन पोर्शन। इन्होंने यहाँ पर बताया कि नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ संचारक एवं प्रापक के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अधिक अंतर, संचारक को संदेश का अल्प ज्ञान तथा संदेश की प्रकृति का जटिल होना आदि प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। ऑप्शन है डेल्फी तकनीक, बी ढर्रे से अलग चिंतन, सी नामिक समूह तकनीक, या डी बुद्ध योत्तेजक। आंसर डी इनका सही है कि बुद्ध योत्तेजक। थोड़ा सा इसका देखते हैं अगर एक्सप्लेन पोर्शन है तो। देखिए, बुद्ध योत्तेजक मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। इसके अंतर्गत ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता है कि लोग किसी समस्या पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकें। तत्पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि समस्या का उचित समाधान मिल सके। तो आई होप एक्सप्लेन पोर्शन से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जनप्रवाद ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, बी यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है, सी यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, डी यह इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। जनप्रवाद यानी ग्रेप वाइन की बात हो रही है और कह रहे कि कौन सी विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, सी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन पोर्शन देखते हैं। तो बता रहे कि जनप्रवाद ग्रेप वाइन अनौपचारिक संचार का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार का संचार संगठनात्मक नियमों विनियमों से परे होता है, अर्थात यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता। यह संचार व्यवस्था संगठन के सदस्यों के सामाजिक संबंधों के इर्द गिर्द निर्मित होती है। मैं बोले ना कि इस प्रकार का समक नियमों से परे होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है। ऑप्शन है आद्य प्ररूप, बी समकालिक एंड डी समकालिक और अतुल्यकालिक दोनों। ऑप्शन आपका सही है समकालिक।
देखिए इन्होंने बताया कि आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ समकालिक सिंक्रोनस होता है, आपका विकल्प बी सही है। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन दिए गए थे। अब हम जब हम कल बात करेंगे, अगर क्या बात तो करेंगे ही, तो 2018 ठीक है इस पेपर की बात करेंगे। अभी तक मैंने 2023 से लोड कर दिए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं अपनी डेली शेड्यूल भी बताती हूँ, चीज़ों को भी शेयर करती हूँ, तो आई होप उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।